श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय जनसामान्य से जुड़ा हुआ है। हम में से हर कोई अक्सर कभी न कभी किसी न किसी तरह की रक्त की जांच जरूर कराता है। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि रक्त की सामान्य जांचें कौन सी हैं और उन्हें कब कब कराना आवश्यक होता है। और इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर प्रतिष्ठा सेंगर जी हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी IMS BHU में। प्रतिष्ठा जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रसार भारती को जिसने मुझे ये मौका दिया, जिससे मैं लोगों से जुड़ पा रही हूँ और उनको रक्त संबंधी जांचों के बारे में बता पा रही हूँ। प्रतिष्ठा जी, आज का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम में से हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो रक्त की जो सामान्य जांच है तो वो क्या क्या है, कैसे हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रक्त के बारे में जानना चाहेंगे कि रक्त क्या है, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। कई बार रक्तदान और इन सारी प्रक्रियाओं से हम होकर के गुजरते हैं तो हमें लगता है कि भाई इधर से हमने किसी को खून दिया और वो खून सीधा जाकर के किसी को दूसरे को चढ़ा दिया गया। तो रक्त के जो अवयव हैं वो क्या है, थोड़ा सा हम उस पर भी चर्चा कर लें। रक्त से बेसिकली हम जिसको हम लोग ब्लड बोलते हैं, तो उसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और कुछ उसमें साइटोकाइंस और अदर एंजाइम्स, हार्मोन सब ट्रैवल करते हैं ताकि वो विभिन्न अंगों में हमारे पहुंच सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है हमारे खून का वो होता है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है दूसरे पार्ट्स में पहुंचता है। तो जब हम रक्तदान करते हैं तो बेसिकली रक्तदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि रक्त देने से कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। किसी के काम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग पुण्य आए दिन नहीं कर सकते, लेकिन रक्तदान एक तरीका है पुण्य कमाने का, तो अवश्य करना चाहिए और इससे कोई घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बस उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आपको डोनेट करने से पहले वो फुलफिल हो जाने चाहिए, उसके बाद आप रक्तदान दे सकते हैं। जैसे कि 18 के ऊपर ही आप रक्तदान कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन अडल्ट मेल में 13 के ऊपर होना चाहिए, फीमेल्स में 12 के ऊपर होना चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं रक्तदान देना चाहिए, जो ब्रेस्ट फीड कर रही है महिलाएं उनको नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए डोनेशन दिया जाता है और हमें करना चाहिए, इसको बढ़ावा और देना चाहिए। निश्चित तौर पर इस बारे में चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि आने वाली 1 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाने वाले हैं। तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा रक्त के बारे में और रक्तदान के बारे में जानकारी देना आवश्यक था। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। रक्त की जो सामान्य जांच हैं वो कौन कौन सी हैं? रक्त की सामान्य जांच सबसे महत्वपूर्ण जो हर चिकित्सक आप कह लें जो करवाते हैं वो है कंप्लीट ब्लड काउंट। उसको कराया जाता है, जिसमें हमें जैसे मैंने बोला कि लाल रक्त कोशिका के बारे में जिसको RBC बोलते हैं, सफेद रक्त कोशिका जिसको हम WBC बोलते हैं, प्लेटलेट्स, वैसे डेंगू सीजन आ ही गया है, सबको प्लेटलेट के बारे में पता ही होगा। तो ये पूरा टोटल हमारा जो होता है उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर आता है। फिर उसके अंदर लाल रक्त कोशिका में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य भूमिका प्ले करता है, रोल जो होता है, उसमें हीमोग्लोबिन का रोल होता है। हीमोग्लोबिन की कमी और लाल रक्त कोशिका की कमी साथ साथ चलती है। उसके कम होने से एनीमिया, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी की तरह हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारी महिलाएं इससे ग्रसित रहती हैं, उनको पता भी नहीं चलता क्योंकि ये बहुत ही मिनिमम जांच जो होनी चाहिए वो करा नहीं पाते हैं। जो अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर कि एक कंप्लीट ब्लड काउंट से क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। WBC जिसको व्हाइट ब्लड कोशिका कहते हैं, उसके बढ़ने या घटने दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। बढ़ना तब होता है जब या तो शरीर में इन्फेक्शन होता है या फिर किसी प्रकार की विकृति इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया या ब्लड का कैंसर जिसको कहते हैं वो होता है तो बढ़ सकता है। घटना तब होता है जैसे कि आपके कुछ ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हो सकता है जिसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं वो अंदर ही मर रहे हैं। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा हो गया है जिससे वो बोन मैरो से ही बनना बंद हो जाए, तो बढ़ने घटने का ये कारण हो सकता है। तीसरी प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स भी घटने या बढ़ने दोनों को ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4 लाख होता है,
लेकिन अगर 1.5 लाख से कम होता है तो हम उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और ये डेंगू सीजन में ये एक कॉमन टेस्ट है जो सिर्फ प्लेटलेट काउंट करवा के हम लोग मॉनिटर करते हैं पेशेंट्स को कि इनका प्लेटलेट कम हुआ है या दवाई देने के बाद ये ठीक हो रहा है कि नहीं, या चढ़ाने के बाद ये ठीक हो रहा है कि नहीं, मॉनिटर करने के लिए। बढ़ने का भी कारण होता है, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। उसके लक्षण होते हैं शरीर में खुजली होना, पैरों में इचिंग होना, पैरों में अल्सर्स हो जाना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए जो हमारे चिकित्सक हैं वो कंप्लीट ब्लड काउंट का एक टेस्ट करवाते हैं, जिससे एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को क्या हो सकता है। फिर ये बेसिक टेस्ट कराने के बाद फिर हम लोग एकदम फोकस्ड स्पेशलाइज्ड टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें और आइडिया लग सकता है कि किस पार्ट में कमी आ रही है, हमारे पेशेंट का कौन सा सेल है जो अफेक्टेड है और सही करने लायक है कि नहीं है पेशेंट का। ये तो बात रही सीबीसी की, जो सबसे एक कॉमन टेस्ट है। और चिकित्सक के पास जाने पर जो रक्त से संबंधित पहली जांच होती है, सामान्यतः चिकित्सक को सीबीसी ही प्रेफर करते हैं। और नॉर्मली जैसे आपने बताया कि रिपोर्ट्स आने के बाद में हम चिकित्सक से तो परामर्श लेते ही हैं, पर ये सारी चीजें जो सामान्यतः हमें पता होनी चाहिए कि हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए, हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में जो WBC है, जो RBC है, इसका काउंट कितना होना चाहिए, और प्लेटलेट्स काउंट। जैसे आपने बताया कि मौसम ऐसा है कि इस मौसम में नॉर्मली डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस तरह की बीमारियां बहुतायत में पाई जाती हैं और लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यहाँ पर एक चीज जानना और आवश्यक है प्रतिष्ठा जी, जब जैसे आपने बताया कि डेंगू की जो जांच है वो नॉर्मली हम उसमें प्लेटलेट की काउंट की जांच अलग से टेस्ट कराते हैं, तो क्या मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया इन तीनों की जो जांच है वो एक ही तरह की है, सामान्य ही है, या तीनों के लिए अलग अलग तरह की रक्त की जांच होती है? स्पेसिफिक कार्ड टेस्ट आते हैं इन तीनों जांचों के लिए। जैसे डेंगू के लिए IgM IG कार्ड टेस्ट होता है, वैसे ही मलेरिया के लिए हमारे पास 2 तरह के कार्ड टेस्ट होते हैं। एक हमारा फैल्सीपेरम स्पीशीज होता है और एक 3 अलग स्पीशीज होती हैं जो हम कार्ड टेस्ट से हम उनको देख के खून का सीरम यूज करके हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। और चिकनगुनिया के लिए भी ऐसे ही कार्ड टेस्ट होता है, लेकिन एक बेसिक टेस्ट हर चिकित्सक जो है कंप्लीट ब्लड काउंट कराता है इन सभी पेशेंट में, ताकि हम उसका बेस लाइन जो उसके शरीर में क्या अगर कुछ इस बीमारी की वजह से कोई चीज कम या घट रही है उसको हम मॉनिटर कर सकें। और उसको रेगुलर इंटरवल पे कराया जाता है ताकि कोई चीज है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए वो हम ध्यान दे सकें। रही बात जो हीमोग्लोबिन के लेवल्स की थी, हीमोग्लोबिन एक अडल्ट मेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना, इससे नीचे होना अनीमिया की ओर इशारा करता है। वैसे ही अडल्ट फीमेल में 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और एक प्रेग्नेंट फीमेल में 11 ग्राम डेसीलीटर से कम को हम लोग WHO के अकॉर्डिंग अनीमिया की कैटेगरी में डालते हैं। जो हमारे WBCs हैं वो 4000 से 11000 तक पर क्यूबिक mm तक हम लोग मानते हैं कि वो शरीर में नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा कम होता है तो हमें एक बार अपने चिकित्सक से जाके मिलना चाहिए। और प्लेटलेट्स 1,50,000 से 4 लाख तक नॉर्मल होने चाहिए। प्रतिष्ठा जी, कई बार ऐसा होता है कि डेंगू जिस समय व्यक्ति को प्रभावित करता है उसके स्वास्थ्य को, तो प्लेटलेट का जो काउंट है ये लगातार डिक्रीज होता रहता है। लगातार हम हर दिन इसका टेस्ट कराते हैं और हर दिन पता चलता है कि कुछ घट गया है, कुछ बढ़ गया है, और बहुत सारे लोग इससे परेशान हो जाते हैं। तो प्लेटलेट काउंट का घटना या बढ़ना क्या नॉर्मल है और इससे घबराने की आवश्यकता है, या कौन सी ऐसी स्थिति है जब हमें सच में सचेत होने की जरूरत है और चिकित्सक से परामर्श लेने की आवश्यकता है? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि डेंगू से प्लेटलेट में इफेक्ट होता है, तो साथ साथ जब प्लेटलेट इफेक्ट होते हैं तो शरीर में नीले रंग के थोड़े दाने जैसे शरीर में हो जाते हैं। वो दाने जो है वो अपने आप में ही इंडिकेशन एक तरीके का होता है कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे मरीजों को और ध्यान देना चाहिए। और कहीं पे भी अगर खून का रिसाव हो रहा है किसी भी ऑरिफिस से, जैसे नाक से या फिर शरीर के किसी भी पार्ट से कटने की वजह से रिसाव ज्यादा हो रहा है, तब भी हमें ध्यान देना चाहिए। और प्लेटलेट अगर 20,000 से कम हो जा रहा है तब वो एक साइन है कि अब हमें बहुत ज्यादा या तो प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, या फिर उसको अब हमें और मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट है कि अब उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे 20,000 के नीचे फिर पेशेंट इमरजेंसी का ही पार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब उसको या तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफर होना चाहिए, रैंडम या सिंगल डोनर प्लाज्मा उसको ट्रांसफ्यूज होना चाहिए, ताकि और ब्लीडिंग कहीं और से तुरंत ना शुरू हो जाए।
तो 20,000 के नीचे का कट ऑफ है और 10,000 के नीचे तो प्लेटलेट को ट्रांसफर करना ही पड़ता है। कम होने से नहीं डरना है, वैल्यू कितनी कम है वो इम्पोर्टेंट है। 20,000 से नीचे या 10,000 से नीचे एक साइन है जहां हमें सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, डेंगू जो करता है, फीवर करता है, उससे 50,000 तक होने के बाद अपने आप भी कई बार ठीक हो जाता है मरीज। तो एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन की तरह है। उसमें प्लेटलेट्स तो कम होते ही है, साथ में लिम्फोसाइट्स भी कई बार देखा गया है कि थोड़ा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें लिम्फोसाइट एक तरह का सेल होता है, वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सब दोनों चीजों को मॉनिटर करते हुए पेशेंट को डॉक्टर बताते। कई पेशेंट को तो डॉक्टर डिस्चार्ज भी कर देते हैं और बस रेगुलर प्लेटलेट मॉनिटरिंग करवाते हैं। आई डोंट थिंक डरना चाहिए, बल्कि उसमें जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पानी पीना और दर्द की, बुखार की दवा रेगुलर इंटरवल पे अगर बुखार आ रहा है पेशेंट को, ये एक मिनिमम बेसिक जो चीज है, खान पान सही रखना, ये करना चाहिए और प्लेटलेट का अपना काउंट कराते रहना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली एक दिन में किसी भी पेशेंट में प्लेटलेट का काउंट कितना ज्यादा कम हो सकता है या कितना ज्यादा बढ़ सकता है? क्योंकि ये प्रक्रिया जो है ना, ये लगातार चलती रहती है। तो आज अगर हमने जांच कराई और हमारा प्लेटलेट काउंट सपोज करिए 50,000 आया और अगले दिन हम जांच कराते हैं तो वो बढ़कर के 1 लाख हो जाता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसमें जैसे आपने बताया कि 20,000 तक अगर काउंट आता है तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपने चिकित्सक से परामर्श लेना उस समय जरूरी हो जाता है कि आप पेशेंट को लेकर के घर पर वेट ना करें, वो किसी चिकित्सक के पास ले जा करके और कंसल्ट करें। लेकिन ये 50,000 का घटना और 50,000 का जो बढ़ना है, ये क्या नॉर्मल है या इसमें भी कोई समस्या होती है? ये नॉर्मल है, बॉडी की कंडीशन है। धीरे धीरे जो है बॉडी अपने आप बोन मैरो रिप्लेस कर रही है, तो वो एक टाइम लेता है। बट डेंगू के स्ट्रेन पे भी डिपेंड करता है। कई बार 3-4 स्ट्रेन इकट्ठा आपको इन्फेक्ट कर जाते हैं तो आपका कंडीशन थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। तो ऐसे घटना और बढ़ने से, बल्कि देखा गया है बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि 50 से अगर हमने नेक्स्ट डे करवाया तो हो सकता है वो एकदम से 30 हो जाए। लेकिन कुछ पेशेंट में हमने देखा है वो 50 से एकदम से 80 हो जाए। तो ये बेसिकली बॉडी की ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी की इम्यूनिटी पे, बॉडी के हाउ इट इज फाइटिंग द इन्फेक्शन, उस पर डिपेंड करता है कैसा रिस्पॉन्स अपने आप देगी। तो डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने चिकित्सक के परामर्श में जो वो बोलते हैं वो जरूर फॉलो करना चाहिए। प्रतिष्ठा जी, क्या ऐसा भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे नॉर्मली हम जाते हैं, हमें कोई समस्या होती है तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं, परामर्श लेते हैं और वो फिर हमें सामान्य जो भी जांच जरूरी होती है वो उसको रेफर करते हैं कि भाई आप जाकर के ये जांच करा लो जी। हम जिस तरह से रूटीन चेकअप्स के लिए डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, क्या रक्त की ऐसी सामान्य जांचें भी हैं जो हम एक रेगुलर रूटीन पर, एक अंतराल पर करा करके और अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं? यस, नियमित रक्त जांच जो बोलते हैं हम लोग, उसको रेगुलर बॉडी चेकअप भी बोलते हैं। तो उसमें सामान्य जांचों में लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें आप लिवर का फंक्शन जो है, जो कि एंजाइम सेक्रीट करना या फिर प्रोटीन बनाना, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, और उसके बाद हमारे जितने भी किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन जो किडनी का काम है, मेन काम, यूरिया, नाइट्रोजन, और टोटल प्रोटीन्स हम देखते हैं किडनी में फंक्शन टेस्ट में। इलेक्ट्रोलाइट्स हम देखते हैं बॉडी में कि बॉडी क्या चल रहा है, सही से प्रोडक्शन है कि नहीं है। और तीसरा सीबीसी, ये 3 चीजें हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीबीसी और किडनी फंक्शन टेस्ट। ये हम लोग सामान्य तरीके से नियमित जांच के तौर पे करवा सकते हैं, ताकि न केवल हमें एक स्वास्थ्य के बारे में पता चलेगा, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम जब हम लोग अगर बीमार होते हैं तो हमें अपनी पुरानी वैल्यू देख के ये पता चल जाएगा कि हमारे अंदर हमारी जांचों में कुछ डिफेक्ट आ रहा है या कुछ बढ़ रहा है या कुछ कमी आ रही है। हमारे जो डॉक्टर होंगे, जो चिकित्सक होंगे, उनको ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। तो बेसलाइन सेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है नियमित जांच कराना। और ये नियमित जांच सामान्यतः कितने अंतराल पर होनी चाहिए? 6 महीने के अंतराल में भी हो सकती है और 1 साल के अंतराल में भी हो सकती है। रेगुलर बेसिस पे कराना का मतलब यही है कि बस आप अपने बॉडी की तरफ सचेत होना। तो बेसिकली 6 महीने में, और अगर आपको दौरान कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं जो अनयूजुअल लग रहे हैं, तब भी आप ये जांच करा सकते हैं। ये नहीं कि 6 महीने बाद ही कराना है। अगर 3 महीने में ही आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको करा के एक टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपका बेसिक
पता चल जाएगा कि क्या है। इसके लिए आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आजकल तो आप सबको पता है डायबिटीज बहुत मधुमेह कॉमन समस्या है, तो रैंडम ब्लड शुगर की तो किट्स भी आने लगी हैं, लोग अपने घर ही में रखते हैं, तो वो भी आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि आपका अगर फैमिली में डायबिटीज रन हो रहा है तो आपको करा लेना चाहिए। और बीपी की भी आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स आने लगी हैं, तो वो भी आपको अपने घर पे आई थिंक रख ही लेना चाहिए सबको, क्योंकि वो कभी ना कभी काम आती है, आवश्यकता पड़ती रहती है। तो 2-3 चीजें हैं जो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, बाकी लक्षण आने पे ही हमें आगे की जांचें करानी चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखने में और सुनने में आता है कि हमने एक टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर पैथोलॉजी में कराया और उसी टेस्ट को हमने 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या उसी दिन हमने जाकर के किसी दूसरी पैथोलॉजी में कराया, और सामान्यतः जो दोनों की रिपोर्ट्स आती हैं उसमें कई बार वेरिएशन आता है जी। तो ये वेरिएशन क्या कॉमन है? अलग अलग पैथोलॉजी में अलग अलग मतलब सेम टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकती हैं या इसमें समस्या है? समस्या तब होती है जब बिल्कुल ही गलत ऊपर नीचे रिपोर्ट आ जाए, किसी ने 2 दिया है और किसी ने 10 दे दिया है, तो वो गलत है। सब लैब्स का अपना खुद का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, वो लोग उसमें एक कंट्रोल रन करते हैं, उनकी वैल्यूज अलग सेट होती हैं, लैब टू लैब रिजल्ट्स वेरी करता है, बट मोर और लेस रिपोर्ट सेम आनी चाहिए। बहुत ड्रास्टिक चेंज अगर आ रहा है तब हमें आशंका जानी चाहिए कि हमारा टेस्ट का रिपोर्ट गलत है, लेकिन अगर 1 या 2 से पॉइंट्स में अगर गड़बड़ हो रहा है तो आपको डरने, और नॉर्मल रेंज में लाई कर रहा है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। और सारी लैब्स की जो मशीन है वो अपने तरीका वहां पे लिखते हैं कि इस तरीके से हमारे में रन होता है, लेकिन कुछ लैब्स हैं वो नहीं लिखते हैं, तो ये हमें पता नहीं चल पाएगा कि किस तरीके से वो जांच हुई है, क्योंकि अलग अलग मशीनों का अलग अलग करने का तरीका होता है। बिफोर हमें पता चले कि ये क्या कौन सी उस मेथड से रन हुआ है, ये बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि ये जांच जो है ये गड़बड़ है कि सही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जांच जो कर रहे हैं वो किस मेथड से कर रहे हैं, और उन्होंने कंट्रोल रन किया है तो उनका रेफरेंस क्या था, और वो रेफरेंस के अंदर रिपोर्ट अगर आ रही है तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत ही ज्यादा चेंज आ रहा है रिपोर्ट में तो सैंपल लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, ये बहुत ध्यान देना है। तो जैसे कि हम लोग अपने लैब में बोलते हैं प्री एनालिटिकल होता है, एनालिटिकल होता है और पोस्ट एनालिटिकल होता है। तो प्री एनालिटिकल में पेशेंट का अगर फास्टिंग लेना था उसने खा लिया, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट दिया, और अगर आपने सैंपल लिया, सैंपल लेने के दौरान कुछ प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रांसफर करने में जो सैंपल 2 से 4 डिग्री पे या 4 से 8 डिग्री पे रखना था वो धूप में लेके घूम रहा है तो गड़बड़ हो सकता है। और एनालिटिकल में हमने मशीन रन किया तो हमने उसमें कंट्रोल रन किया कि नहीं किया। अगर हमारा कंट्रोल ही गड़बड़ आ रहा था तो हमें टेस्ट रन करेंगे तो वो ऑब्वियसली गड़बड़ आएगा। यहाँ पर ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत एक बड़ी जनसंख्या, बड़ी आबादी का देश है और आज हम दुनिया की सबसे अधिक आबादी के देश के रूप में जाने जाते हैं। और स्वास्थ्य सुविधाओं की जो स्थिति है हमारे देश में वो पहले की तुलना में अब धीरे धीरे काफी बेहतर हो रही है। पर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर किसी रोग के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक का मिलना या जांच के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ उस केंद्र का मिलना जहां पर वो जांच आसानी से हो सके, ये आज भी एक बड़ी समस्या है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई व्यक्ति, कोई रोगी जाता है कहीं पर जांच के लिए, किसी ब्लड बैंक में या पैथोलॉजी में या कहीं भी जहां पर उसकी वो जांच होनी है, तो उसे किन बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है ताकि वो जिस केंद्र पर जा रहा है जांच के लिए वो केंद्र सही है, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में वो कैसे जान सकता है और उसको किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है? बिल्कुल सही बात आपने बोली। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत अभाव है इन सारी जांचों का, इनकी जांचों के जागरूकता को लेके। इस बारे में भी जागरूकता और होनी चाहिए ताकि जो छोटे जिले और छोटे प्रांत हैं वहां पे भी हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सही चिकित्सक के परामर्श के बाद ही हमें जांचें करानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जांचें लिख दी जाती हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं होती है, तो हमारे मरीज को जो एक्चुअल में संबंधित जांच है वो लेके जाना और उस रिपोर्ट को लेके फिर उसके बाद वापस चिकित्सक तक आना और उसको दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमारे चिकित्सक ने हमें बोला है कि हमें बिना खाए पिए जाना है टेस्ट कराने, तो वो वहां पे बिना खाए पिए ही जाए।
और टेक्नीशियन ले रहा है ब्लड, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर साहब ने फास्टिंग बोला। पेशेंट्स को भी पता होना चाहिए और इवन डॉक्टर बताने के योग्य होने चाहिए कि पूरा अच्छे से समझा के उनको भेजें वहां पे। और जांच कराते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार उनको बस लगता है कि खून निकल जाने से हमारा खून की कमी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो लाल रक्त कोशिकाएं वो 120 दिन में वापस से रिप्लेनिश होती हैं, तो खून निकलने से किसी को बेहोशी, खून की कमी नहीं होगी। तो आप आराम से टेस्ट करवा सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सुई से भी मत डरिएगा, क्योंकि सुई का चींटी के काटने जैसा दर्द होता है। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि जांच से बिल्कुल मत डरिए। जांच हमको बहुत अच्छी तरीके से आपके स्वास्थ्य के बारे में गाइड कर सकती हैं, मदद प्रोवाइड कर सकती हैं आपके चिकित्सकों को, जिससे आपका स्वास्थ्य और बेहतर हो सकता है। अच्छा, सरकारी जो भी जिला अस्पताल हैं या स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें सरकार की तरफ से क्या ऐसी कोई सुविधा है जहां पर जाकर के कोई निःशुल्क या कम लागत में उस जांच को कराया जा सकता हो और रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती हो? जो गवर्नमेंट अस्पताल हैं उनमें जांचें फ्री हैं। जैसे कि जौनपुर मेडिकल कॉलेज है, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे जांचें फ्री हैं। कुछ बेसिक जांचें सब जगह फ्री होती हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट है और अल्ट्रासाउंड है। बहुत मिनिमम बेसिक पैसा लिया जाता है, 100 रुपए या 50 रुपए, इससे जांचें शुरू होती हैं वहां पे और सभी लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। जिला स्तर पर जो नॉर्मली जिला चिकित्सालय होते हैं, क्या उन चिकित्सालयों में इस तरह की सुविधा होती है जांच की? मिनिमम बेसिक जांच तो हर चिकित्सालय में होती है। सीबीसी और अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन टेस्ट और आरएफटी। लिवर फंक्शन टेस्ट और आरएफटी थोड़ी स्पेशलाइज्ड जांचें हैं, तो वो जिला चिकित्सालय में होना थोड़ा चांसेस कम होती हैं। लेकिन सीबीसी और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, मलेरिया का कार्ड टेस्ट, डेंगू का कार्ड टेस्ट, HIV, HBS, AG, इन सब का कार्ड टेस्ट हर चिकित्सालय में उपलब्ध होता है। यूरिन की जांच सब चिकित्सालयों में उपलब्ध होता है। प्रतिष्ठा जी, चूंकि 1 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाने वाले हैं और हमारे जो भी श्रोता अब इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें रक्त की जांच से संबंधित जो भी जानकारी थी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से दी, और अगर वो उसको सोच समझ करके जाते हैं और संबंधित केंद्र पर अपनी जांच कराते हैं तो उससे निश्चित तौर पर उनको लाभ भी मिलेगा और उनकी जानकारी का स्तर भी इस कार्यक्रम को सुनने से बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं को जो अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको क्या संदेश होगा? जैसे आपने बताया कि एक सामान्य भ्रांति है कि हम रक्तदान करेंगे तो हमारा खून निकलने के बाद हम कमजोर हो जाएंगे, हम चल फिर नहीं पाएंगे या हम अपनी सामान्य दिनचर्या में जो काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान से पहले आपको जो वहां पे कर्मी होते हैं वो आपका टेस्ट करते हैं, जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12-13 जैसे मैंने पहले भी बताया उससे कम होता है तो आपको वैसे भी रक्तदान देने से मना कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपका रक्त बिना आपके अनुमति के या बिना गाइडेंस के लिया जा रहा है। प्लस आपका एज और आपकी अगर आपको कोई बीमारी होगी या आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका रक्त ऐसे भी नहीं लिया जाएगा। आप जब बिल्कुल फिट होते हैं और आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाते हैं तभी आपसे रक्त लिया जाता है। रक्तदान करने से आपको कमजोरी बिल्कुल भी नहीं आएगी और प्लस आपको वहां पे एक जूस और बिस्किट्स भी दिया जाता है ताकि आप लोग जो हैं वहां से जाएं तो आपको थोड़ी कमजोरी हो सकता है लगे, बट तुरंत वो 2 मिनट 5 मिनट का होगा। तो आप जाने के बाद रक्तदान देने के बाद तुरंत वहां से ना जाएं, बल्कि वहां पे 10 मिनट आराम करके जाएं और जो जूस और बिस्किट खा के जाया करें ताकि आपको एकदम से प्रॉब्लम ना हो। ब्लड बैंक में रक्त की बहुत कमी है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक रक्त की जरूरत आए दिन पड़ती है। तो अगर आप लोग रक्त देंगे तो न जाने कितने लोगों का फायदा होगा, क्योंकि एक रक्त के दान से बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। आप प्लेटलेट्स निकाल सकते हैं, आप WBC निकाल सकते हैं, आप RBC निकाल सकते हैं। आपके रक्त का बहुत बड़ा उपयोग होगा और सिर्फ 350 ml ही रक्त आपके शरीर से निकाला जाएगा। इतना तो हम लोग अपनी स्वेच्छा से कर ही सकते हैं। मैं चाहूंगी कि लोग रक्तदान अवश्य करें। ये भी एक तरह की अनुभूति होती है और आपको अच्छा फील हो तो आप लोग रक्तदान कीजिए। महादान है ये,
और बहुत ही पुण्य का काम है। इसीलिए संभवतः रक्तदान को जीवन दान भी कहा जाता है। तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे आकाशवाणी की तरफ से कि 1 अक्टूबर को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो जहां भी इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं वहां आप जाएं। और चूंकि राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है तो अपनी इच्छा से आप रक्तदान करें और आपका किया गया वो रक्तदान 3 से 4 लोगों की जान बचाने के काम आ सकता है। तो बढ़ चढ़ करके इसमें प्रतिभाग करें। प्रतिष्ठा जी, आप आई, आपने समय दिया, इतनी बेहतरीन जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।